प्रणाम। मैं हूं गणेश शिवरकर और आप देख रहे हैं मेरा जीएच टीवी यूट्यूब चैनल। ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार जो मतलब कांग्रेस सरकार, एनसीपी सरकार, शिवसेना सरकार, बीजेपी सरकार, इनके हिसाब से ही ये पूरा का पूरा सुशांत का मामला फंसा हुआ है। क्योंकि बॉलीवुड कुछ भी हो, बॉलीवुड कुछ भी हो, उनको कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, उनको कोई बॉलीवुड के सगे नहीं है वो लोग। उनको जब पकड़ना होगा तब उनको पकड़ेगी, उनकी एजेंसीज पकड़ेगी। वहां पे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, कोई भी हो, अगर सेंट्रल एजेंसी में जो बॉलीवुड से अगर वैसा कुछ होगा, उनके दुश्मन होंगे तो वो पकड़ेंगे और डालेंगे। वो एनसीबी की तरफ से हो, ईडी की तरफ से हो, उनको कोई किसी के सगे नहीं है पॉलिटिशियंस। तो बॉलीवुड की तरफ ध्यान हटा के अगर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बॉलीवुड की न्यूज सब देते हैं, क्योंकि सबको पता है कि बॉलीवुड के बारे में कुछ भी बोल लो, कितना भी गलत बोल लो, कोई कुछ नहीं करने वाला। और कोई डेफिमेशन केस वगैरह कुछ भी डाले, कुछ इसका इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। हमने बहुत साल से देख लिया है। बॉलीवुड के लोग मोहब्बत से काम कराते हैं, मोहब्बत से जेब काटते हैं और मोहब्बत से ही काम कराते हैं। लेकिन पॉलिटिशियंस कुछ भी कर सकते हैं, ये आपको पता है। और सुशांत केस में जिस तरह से किसी बॉलीवुड वाले ने रोका नहीं है केस, बॉलीवुड वाले ने उसके साथ क्या क्या किया, किसी बॉलीवुड ने केस नहीं रोका सुशांत का केस रोका था और पॉलिटिक्स की वजह से आगे गया था। सीबीआई आई थी बिहार इलेक्शन की वजह से, और आज भी महाराष्ट्र से सरकारें इधर उधर जो है उसकी वजह से केस रुका हुआ, ये आप भी जानते हो। इसीलिए ये पूरा का पूरा वीडियो बिल्कुल मोहब्बत से दिमाग लगा के सुनिए, क्योंकि ये कोई विश्लेषण कोई नहीं देगा। इसके दो कारण है, ना वो दिमाग लगाते। दूसरी बात, ये बोलने में खतरा भी है। चलिए मैं आपको पूरा समझाता हूं, पूरा किस्सा क्या है। पहले शिवसेना ने बीजेपी के साथ थी, फिर कांग्रेस के साथ आई। ये सबको पता है कि शिवसेना कितनी जल्दी रिएक्ट करती है, थोड़े से फाइट वगैरह करने लग जाती है। लेकिन इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड पूरा कांग्रेस के पास इतना मास्टरमाइंड नहीं है, लेकिन एनसीपी के लीडर शरद पवार के पास वो मास्टरमाइंड है, जिसने शिवसेना का यूज करके किस तरीके से अपने लोग अपने पास ले लिए और वोटर्स भी ले लिए। पूरा किस्सा सुनिए, आपको बताता हूं। कांग्रेस जो है, जो अपनी राहुल गांधी वाली कांग्रेस जो है, उन्होंने ही ये यहाँ पे एनसीपी उनसे अलग हुई और यहाँ पे 3 आघाड़ी सरकार हो गई, जो 3 आघाड़ी सरकार के हिसाब से चल रही है सरकार। जिस हिसाब से सरकार चल रही है, 2 साल 3 महीने हो चुके हैं विधानसभा इलेक्शन होके, और उसमें ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने हैं। और अभी 3 महीने बाद ये 2.5 साल हो जाएंगे और 2.5 साल बाकी रहेंगे इलेक्शन में। इस बीच में कितने सारी चीजें हुई। अभी नाना पटोले जो है और अपने शरद पवार साहब भी कई बार अपने इसमें बोल चुके हैं कि हम शिवसेना के साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हमें सत्ता में रहना है, बाकी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है शिवसेना का उनसे। सिर्फ और सिर्फ पावर आने की वजह से वो शिवसेना के साथ है। उनको ना वोटर्स मिलने वाले थे, ना कुछ ना कुछ ना कुछ, सिर्फ पावर में आने की वजह से शिवसेना के साथ वो है। और इसके साथ भी, और उन्होंने ये बार बार कहा है कि सिर्फ पावर आने की वजह से। इससे साफ जाहिर होता है कि 2024 में शायद कांग्रेस इनके पास नहीं रहेगी। दूसरा इसका और एक एग्जाम्पल मिलता है, गोवा में मैक्सिमम लोग महाराष्ट्रियन है, मराठी है, जो एकदम मराठी कोंकणी लैंग्वेज बोलते हैं। शायद बहुत लोगों को पता भी होगा। तो वहां के ना लोग फिर भी शिवसेना महाराष्ट्री मराठी करती है ना, उनका एजेंडा मेन होता है मराठी लोग। तो दादर वगैरह जिस जगह बहुत अच्छा से चलता है इनका, क्योंकि थाने वगैरह इस साइड में, तो क्योंकि मराठी लोग ज्यादा है, तो यहाँ गोवा में ज्यादा है मराठी लोग, क्योंकि वोट करने वाले मराठी लोग। बाहर से फॉरेनर आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो वोटिंग करते हैं उनके वहां शिवसेना अगर डालती थी कांग्रेस, शिवसेना को डालती थी कांग्रेस, तो शायद कांग्रेस मतलब शिवसेना के भरोसे जीत सकती थी, जो मराठी के हिसाब से उनका वर्ड है। लेकिन कांग्रेस ने वहां उनको बिल्कुल ही जाने नहीं दिया महाराष्ट्र के बाहर, और ये भी वर्ड बोल दिया कि महाराष्ट्र के बाहर हम शिवसेना को कोई सपोर्ट नहीं करेंगे जाने। और उन्होंने बहुत ट्राई किया शिवसेना ने महाराष्ट्र के बाहर कांग्रेस के साथ युति जमाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस को शिवसेना में, कांग्रेस को महाराष्ट्र में जमा दिया शिवसेना ने। अब इसके बाद यह हुआ कि एनसीपी के लीडर, कांग्रेस एनसीपी के साथ बराबर रेडी है, लेकिन शिवसेना के साथ एक कांग्रेस भी जो मेन है, राहुल गांधी सोनिया गांधी जो है, वो भी एनसीपी के साथ ठीक है, क्योंकि उनको पता है मास्टरमाइंड शरद पवार है, वो बराबर गेम खेल सकता है यहाँ पे। लेकिन शिवसेना के साथ वो आज भी तैयार नहीं है, क्योंकि आपने देखा किस तरह से वो कितने सारी चीजें हुई, एक चीज नहीं हुई।
आप जो सोच रहे हो सिर्फ अनिल देशमुख और ये सब चीजें, वो तो लीडर्स है चलो, लेकिन जो खुद रिएक्ट करते हैं मंत्री और वो सब, बहुत रिस्की है। इसीलिए शिवसेना ने अपनी पूरी की पूरी इमेज की बैंड बजा रखी है। अब इसके बाद ये होता है, पूरे शरद पवार जी ने पूरे पूरे महाराष्ट्र में पूरे इतने टाइम में किया क्या? कभी कोई संभाषण दिया? अनिल देशमुख देते थे, उद्धव ठाकरे देते थे, सब देते थे। सुशांत केस में भी उद्धव ठाकरे रिप्लाई करते थे, संजय राउत उनके बोलने से ना बोलने वाले लोग हैं तो वो बोलते थे, नहीं होते तो अनिल देशमुख बोलते थे, सब बोलते थे। शरद पवार नेवर कमिटेड एनीथिंग। नवाब मलिक वाज सेइंग, बट शरद पवार इज नॉट एनीथिंग। अब उसके बाद क्या हुआ? अभी ये इस बीच में शरद पवार ने शिवसेना के कई सारे लोग और अपना वर्चस्व दिखाते हुए शिवसेना के बहुत सारे वोटर्स अपनी साइड ले लिए। जो शिवसेना से उनको फायदा था, ये इलेक्शन जो जीते हैं वो उसकी वजह से, जिसकी वजह से उन्होंने उद्धव ठाकरे को सीएम बनाया, वो उन्होंने अपनी तरफ बहुत सारे लोग ले लिए। इस वजह से उनको शिवसेना के साथ नेक्स्ट जो 2024 के इलेक्शन है वो उनके साथ करने में कोई भी प्रॉफिट नहीं। अब हमेशा पॉलिटिकल एनालिसिस जो किया जाता है, जो मराठी पत्रकार हो या मराठी पॉलिटिशियन हो, या उन लोगों ने जितना भी ये करते हैं वो लोग, इन्होंने बताया मुझे मराठी पत्रकारों ने कि वो करता है कि अभी के जितने भी इलेक्शंस होते हैं उसके बिहाफ पे किया जाता है कि उसमें क्या रिजल्ट आए, क्योंकि वोटर तो सेम ही है। तो क्या होने वाला है मैं बताता हूँ। नगर परिषद के इलेक्शंस, नगर परिषद मतलब उसको पता है, म्युनिसिपल काउंसिल जो इलेक्शंस होते हैं उसमें क्या क्या आता है, पहले वो समझा देता हूँ और फिर आपको समझ में आएगा कि म्युनिसिपल काउंसिल किस तरह से काम करे। उसमें म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन बीजेपी ने बहुत लोगों को लॉस किया है, बहुत लोगों को लॉस किया है। अब इस म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन में क्या क्या आता है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। रोड कॉन्ट्रैक्ट किसको देना है, वाइन शॉप का कॉन्ट्रैक्ट किसको देना है, शुगर मिल का कॉन्ट्रैक्ट किसको देना है, धरण बांधने का, नदी धरण बांधने का या जो डैम वगैरह बांधते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट किसको देना है, टोल नाके का कॉन्ट्रैक्ट किसको देना है, ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करता है म्युनिसिपल काउंसिल का मेन मिनिस्टर। अब वो म्युनिसिपल काउंसिल में इनका वर्चस्व पड़ रहा है स्ट्रॉन्ग, किसका? शरद पवार का। ये कैसे हुआ पता नहीं, क्योंकि शिवसेना का फायदा सिर्फ म्युनिसिपल काउंसिल में सिर्फ मुंबई में उनको दिखता है। महाराष्ट्र के ग्रामीण विभाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जहां बहुत सारे शुगर मिल्स और वो सब है, उनसे कोई ये नहीं है। उनमें सिर्फ शरद पवार गुस्सा है, क्योंकि यहाँ शिवसेना का बहुत सारा ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं जो वो कर रहे हैं। बीएमसी और ये म्युनिसिपल काउंसिल और ये सब में शिवसेना सिर्फ यहाँ मुंबई का और ठाणे का सोचती है। शरद पवार पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में लगा हुआ है, जो शुगर मिल्स वगैरह इतनी सारी चीजें लगी रहती है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होता कैसे है वो भी बताता हूँ। इस म्युनिसिपल काउंसिल में इतने सारे पैसे, इतने ज्यादा पैसे हैं, कैसे बताता हूँ मैं। अगर ये टोल नाका अगर लगता है, कॉन्ट्रैक्ट लगता है, तो टोल नाके का पहले कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। टोल नाका का कॉन्ट्रैक्ट एक मंत्री अपने जीजा को, साले को, उसको देता है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट वो खुद तो पूरा करता नहीं है, वो अपने किसी टेंडर को दे देता है गवर्नमेंट उसको। और जो कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपए में पूरा होना होता है, जिसकी जरूरत है कि 100 से कम में नहीं हो सकता, वो नेता आते ही पहले 50 ले लेता है, वो आगे 30 रुपए देता है, और वो 30 रुपए में आगे वाला क्या बचाएगा, मजदूरों को क्या देगा, फिर वो पैसा टोल बनेगा और क्या होगा। तो फिर वो आगे पब्लिक को भी लूटते हैं, और इस तरह से लूट की रकम चालू रहती है हर एक कॉन्ट्रैक्ट में, हर एक कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये होने के बाद अभी म्युनिसिपल इलेक्शन में ये हाल जो है, अभी जितना भी हो रहा है, ये सिर्फ मिल, शुगर मिल में होता है, ये हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है, ये हर चीज में होता है। तो म्युनिसिपल काउंसिल इतने इंपॉर्टेंट इलेक्शंस के टाइम पे भी, जब कांग्रेस ये कहती है कि हमें शिवसेना के साथ सिर्फ इसके लिए कि हमें सत्ता चाहिए, और कहीं भी बाहर स्टेट में शिवसेना के साथ वो नहीं करना चाहती, शिवसेना को नहीं प्रमोट करती। अब इस बात से इतना सीधा समझ में आता है, और बीजेपी को भी इस पर फर्क पड़ा। बीजेपी में बहुत सारी चीजें खोई, बहुत सारे लोग खोए, बहुत सारे वोटर खोए। अब आपको समझ में आया, लॉस बीजेपी शिवसेना दोनों का हुआ। अब मेन मुद्दे की बात यहां आती है कि अब अगर 2024 में इलेक्शन जीतना है तो जो वो करते हैं अपक्ष विपक्ष, वो तो करना ही पड़ेगा। बचे हुए 2.5 साल में एक दूसरे को बदनाम करो कोई भी टॉपिक लेके, लेकिन शिवसेना के लोग जितने भी बचे हुए हैं उनके पास अभी वो और बीजेपी मिले, ये 2000 इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी की रिक्वायरमेंट है। अब आप समझे, क्योंकि बीजेपी को जीतने के लिए महाराष्ट्र में
शिवसेना की जरूरत है। इसीलिए मराठी चैनल्स जो मराठी लोग ज्यादा देखते हैं, क्योंकि वोटिंग करने वाले मराठी ही है, वहां पे कोई न्यूज नहीं आती। वहां पे एक सीरियल भी चालू होती है पिछले साल, जिसमें मुंबई पुलिस, सुशांत के बारे में, जिसमें मुंबई पुलिस को अच्छा बताया जाता है। और मराठी चैनल में कभी कोई आदित्य ठाकरे या फिर उद्धव ठाकरे या संजय राउत के खिलाफ कोई न्यूज नहीं आती। जो करण जौहर की पार्टी में आदित्य ठाकरे गए थे, उसकी कोई न्यूज नहीं आई, बल्कि उनके ही पत्रकार ने बताई थी चीज। अब और उसके बाद बीजेपी उनके साथ कैसे है, ये पता लगता है कि कल सुशांत के बर्थडे के दिन एक भी न्यूज, किसी न्यूज बर्थडे हैप्पी बर्थडे करके एक भी नेशनल टीवी जो बड़े चैनल्स है उस पर नहीं आई। क्योंकि ये पूरा का पूरा कोरा चिट्ठा है उसके पीछे, ये राज है उसके पीछे कि म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन के हिसाब से अगर उनको 2024 के विधानसभा इलेक्शन जीतना है महाराष्ट्र में, तो कोशिश की जाए, क्योंकि अभी एनसीपी की सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के हाथ में है, तो जितना हो सके कांग्रेस के लोगों को पकड़ पकड़ के बदनाम करके जेल में डाला जाए। तो ये तो चलो गुनाह होगा तो ही डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। और शिवसेना को किसी भी तरीके से साथ में मिलाया जाए, क्योंकि कांग्रेस हाथ नहीं मिलाना चाहती शिवसेना से, क्योंकि उन्होंने देख लिया। और बीजेपी को जो शिवसेना से फायदा लेना था कांग्रेस को, शरद पवार को, वो ले लिया। अब वो सत्ता में है और उन्होंने अपने लोग भी ले लिए और वोटर भी ले लिए, और खुद अच्छा रही है हमेशा, शिवसेना को बुरा बनने दिया, खुद कुछ बोला नहीं बुरा, और दोनों को लड़ने दिया और इनसे फायदा ले लिया। इनको साथ में मिला के इनसे फायदा ले लिया और दोनों को आपस में लड़ने दिया। अब इसमें नुकसान दोनों का हुआ। अब अगर इलेक्शन जीतना है 2024 के, तो शिवसेना चाहेगी कि वो बीजेपी का हाथ पकड़ ले, क्योंकि ये तो पकड़ नहीं रहे। और बीजेपी को जीतने के लिए अगर वो हाथ पकड़ेगी, तो फिर ऑफ कोर्स जब शिवसेना बीजेपी ही साथ में है, तो फिर सुशांत केस दो। और जब तक सुशांत केस का जो मुद्दा डाउन 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 होते आ रहा है, इसका मेन रीजन ये है, बॉलीवुड में क्या होता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनके पास कोई पावर या वो सब अंडरवर्ल्ड पावर वगैरह वो सब ठीक है, उससे बड़ी पावर यहाँ होती है। अंडरवर्ल्ड वालों को भी इधर ड्रग्स भेजने के लिए साइन लगती है पॉलिटिशियन की, परमिशन लगती है पॉलिटिशियन की। वो अंडरवर्ल्ड वाला भी इधर कदम नहीं रख सकता बिना पॉलिटिशियन की पावर के। बॉलीवुड वाला फिल्म नहीं बना सकता, कुछ नहीं कर सकता बिना पॉलिटिशियन। तो मेन वॉज द पॉलिटिक्स। लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि सब डरते सब चीज़ों से। लेकिन ये जब मैं चीज़ बताता हूँ, और ऑफकोर्स अगर एक पॉलिटिशियन मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहता है तो कभी लगा नहीं सकता, क्योंकि ये जितने भी मैंने ये जो बोला है मैंने आज, तो पूरा का पूरा सच है। और ये आपके रिपोर्टर ने ही बताया। इसमें कांग्रेस के रिपोर्टर है, शिवसेना के रिपोर्टर है, बीजेपी के रिपोर्टर भी है, और इसके प्रूफ मेरे पास भी है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आज बताई। सो पॉलिटिकल एनालिसिस और ये सब चीज़ें मैं स्टार्ट करूंगा, और रोज़ एक चीज़ बताऊंगा, और कैसे ये इम्पैक्ट पड़ रहा है मेन इस केस पे हमारे, क्योंकि कल न्यूज़ में नहीं आए। मुझे इसके पीछे बिल्कुल काला दाग लगा कहीं ना कहीं, और सुबह से मैं आज लगा हूँ, और शाम को 5 बजे मेरे पास इंफॉर्मेशन आई और मैंने बताया। तो बस आप इस चैनल को सपोर्ट करें, इस ऐसे मेरे साथ रहें, ताकि ये न्यूज़ आप लोग देखोगे, मैं और न्यूज़ निकालूंगा। और अगर ये वायरल होगी तो वो कहीं ना कहीं, ये दोनों मिल गए, ये सोचेंगे कि ना मिले तो हमारा फायदा है, सुशांत केस का फायदा। ये मिल गए तो फिर बंटाधार हो जाएगा सब कुछ। बाकी आप सोचिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड वॉचिंग मी। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए सच के।